बिहार में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब से करीब 42 घंटे के बाद यह तय होगा कि पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन बैठता है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। बिहार का सुपर एग्जिट पोल बता रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, तेजस्वी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है और इसमें बड़ा रोल होगा आरजेडी के एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण का। इस बार आरजेडी के एमवाई वोट बैंक के साथ एक और वाई यानी यूथ जुड़ गया है, यानी तेजस्वी के साथ मुस्लिम, यादव और यूथ फैक्टर रहा। अब आप ये देखिए, ये जो तीन फैक्टर हैं वो तेजस्वी यादव को मजबूत बना रहे हैं। 2005 के बाद से वो बिहार, आप बता दें कि लालू यादव के साथ मुस्लिम और यादव फैक्टर था, लेकिन 2005 के बाद से वो बिहार की गद्दी से दूर रहे। इस बार तेजस्वी के साथ साथ जुड़ रहे यूथ पावर से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी फिर बिहार पर राज करेगी। तो ये तीन फैक्टर्स तेजस्वी के साथ खड़े फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिहार में यादवों की आबादी करीब 14.4% है, जबकि मुस्लिम आबादी 16.9% है। ये आरजेडी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन इस बार इस वोट बैंक के साथ यूथ पावर भी जुड़ जाती है, जो तेजस्वी यादव की शक्ति को बढ़ाती है। आपके सामने हमने रखा, अब आप देखिए यूथ पावर कितनी है, 31.3% प्लस यूथ पावर। हम ये कैसे बता रहे हैं, 14.4% और 16.9% जो मुस्लिम और यादव फैक्टर है, आप उसके साथ अगर युवाओं को भी जोड़ देते हैं तो आप देखिए 31% से ज्यादा लोग जो जुड़ते हैं वो हैं तेजस्वी यादव के साथ। आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिसके बाद आपको एग्जिट पोल के आंकड़ों को और समझने में मदद मिलेगी। बिहार में 143 सीटें हैं जहां से 10% से ज्यादा यादव वोटर हैं, तो वहीं 113 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स 10% से ज्यादा है। यह आंकड़ा क्यों अहम है, क्योंकि इस बार दोनों वोटर पूरी तरीके से तेजस्वी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पिछले जितने भी डिस्कशन हुए उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये वोटर जिसने वोट किया उसने कंसोलिडेटेड वोट किया है महागठबंधन के लिए, उसने वोट किया है तेजस्वी यादव के लिए। यादव और मुस्लिम वोटर्स ने इतना बंपर वोट महागठबंधन को दिया कि एनडीए की हार तय नजर आने लगी। आप ये देखिए, ये अगला आंकड़ा जो आपके सामने है, एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक 83% यादव वोटर्स आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ हैं, तो वहीं 79% मुसलमानों ने एक मुश्त महागठबंधन के लिए वोट किया। इसमें टॉप अप किया बिहार के यूथ ने, जो जाति पोल के मुताबिक 83% यादव वोटर्स ने आरजेडी यानी महागठबंधन के साथ दिया है, तो वहीं 79% मुसलमानों ने एक मुश्त महागठबंधन को वोट किया है और टॉप अप किया है युवाओं ने। अब आपके सामने रख रहे हैं अगला आंकड़ा। अब आप ये देखिए, ये टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है जो ये बताता है महागठबंधन के साथ 80%। हम बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि हम MYY इस कैटेगरी की बात करें, यानी मुस्लिम, यादव और यूथ की बात कर रहे हैं, तो 80% महागठबंधन के साथ, 12% एनडीए के साथ और 8% अन्य के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। अब अगले आंकड़े पर हम जाए उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अजय जी, जो बात थोड़ी देर पहले अमित बोल रहे थे, ये वही बात है, मुस्लिम, यादव और यूथ ये तेजस्वी को बना रहे हैं सिरमौर। मीनाक्षी, मैं कुछ एक टिप्पणी यहाँ करना चाहूंगा, खास करके अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें। बहुत मुमकिन होता है कई बार कि हम जब डेटा अपने सामने देखते हैं तो उसको बड़े सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझने लगते हैं और हम बस जोड़ घटाव करते हुए ये समझ लेते हैं कि शायद यही सबसे सक्सेसफुल या फिट फॉर्मूला है जिसके आधार पर तमाम चीजें हुई हैं। अगर हम मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को एकमुश्त मानते हैं तो यूथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूथ में तो मुस्लिम यादव भी आता ही है। दरअसल ये परसेंटेज बहुत छोटा है जो कि एक्चुअली फ्लोटिंग परसेंटेज है, जो कि अगर आया है, अब देखिए ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम एक्सिस के एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं। जो अगर एक्सिस के वोटिंग परसेंटेज के आधार पर देखें तो महागठबंधन के एक्सिस के हिसाब से तकरीबन 37% मतदान प्रतिशत हासिल होता दिख रहा है और वही तकरीबन 36% मतदान प्रतिशत हासिल होता दिख सकता है एनडीए को, यानी कि लगभग 1% मतदान प्रतिशत का फर्क है। लेकिन यहां पर वोट का मार्जिन कितना दिखाई देगा, तो किसमें कहा कितना वोट ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से हुआ है, यूथ ने कहा किसके सामने जाकर वोट दिया है, ये बारीकी से हम तब समझ पाएंगे जब चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही हैं उससे कम से कम यह कहा जा सकता है कि जेनेरिकली एक ब्रॉड स्वीपिंग स्टेटमेंट यह कहा जा सकता है कि लोगों को
सिर्फ विकास नारे के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में चाहिए होगा। और यही वजह रही होगी कि आज कास्ट के बैरियर से बाहर निकलकर, रीजन के बैरियर से बाहर निकलकर लोगों ने महागठबंधन की तरफ रुख बनाया, क्योंकि शायद वो बहुत खुश नहीं थे, जिसकी वजह से इस तरह के स्वीपिंग रिजल्ट्स आप सामने देख रहे हैं, जो हम पहले भी कई राज्यों में देख चुके हैं। जैसे मसलन आप दिल्ली की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, कई ऐसे राज्य हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, जहां पर स्वीपिंग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन से लोगों का मोहभंग हुआ है। मीनाक्षी, सौरभ, आप मानते हैं ये बात? मैं नहीं मीनाक्षी, तो दुनिया मानती है यूथ इज द एजेंट ऑफ चेंज। अगर कहीं भी परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए युवा ही जिम्मेदार रहा है और नौजवान ने अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी लेकर परिवर्तन किया है। तो अगर बिहार में परिवर्तन होगा तो नौजवान फैक्टर तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हम जंगल राज की बात करें, आप देखिए सारा का सारा कैंपेन जो है एनडीए का, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे नीतीश कुमार का हो, और नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों के अलावा 15 साल पुराना याद दिलाना नहीं भूलते थे। नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के युवराज नारा दिया, उन्होंने बार बार लालू यादव के जमाने की राबड़ी शासन की याद दिलाई। सवाल ये, आपने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो शुरुआती डेटा दिखाया था, जिसमें आपने एज वाइज ब्रैकेट करके बताया था कि कौन सा युवा, कौन सा वर्ग, आयु वर्ग किस ओर गया है, उसमें जो 18 से 40-45 साल वर्ष तक का जो आयु वर्ग है, वोटर है, वो काफी हद तक आकर्षित अगर तेजस्वी यादव की तरफ हुआ है। तो ये आंकड़े जो वन साइडेड विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री महागठबंधन की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो बहुत हद तक मुमकिन है और उसके लिए नौजवान वोट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब साफ है कि जंगल राज का कार्ड नहीं चला। अब आप ये कह लें कि उन्होंने जंगल राज देखा नहीं या 15 साल शासन से नाखुश है और इसलिए उनको जंगल राज से भी गुरेज नहीं। जी नीतीश, आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये सही है कि युवा जो वोटर है वो आकर्षित हुआ था, लेकिन यदि हम इसको जाति के दायरे में देखें तो ये भी सच है कि जो युवा बदलाव की बात कर रहे थे या रोजगार की बात कर रहे थे, तेजस्वी से प्रभावित थे, उसमें एक बड़ा तबका जो था वो महागठबंधन का जो अपना जातीय समीकरण से जुड़ा वोट बैंक है वो उससे जुड़ा था, यानी यादव था, मुसलमान था। उसमें कुछ नए लोग जुड़े और वो लोग जाति से हटकर थे। उसमें वो लोग थे जो कि आप कह सकते हैं कि महागठबंधन का वोट बैंक नहीं हुआ करता था। तो ये अतिरिक्त जो लोग जुड़े, युवाओं के लोग जुड़े, ये महागठबंधन को इससे ताकत मिली। और यदि हम जाति के दायरे में भी यदि इसको देखें तो कुछ नई जातियां जो जुड़ गई। अब जैसे आरएलएसपी ने जो कई जगह कुशवाहा उम्मीदवारों को खड़ा किया, तो कुशवाहा जो है यूथ भी कहें और तमाम दूसरे वोटर भी, उनका जो वोट है वो महागठबंधन को दिखा। यहाँ तक कि पासवान वोटरों को लेकर भले ही चिराग पासवान ने कहा हो कि हमारे दिल में बीजेपी है, दिल में हनुमान है हम, लेकिन कई जगहों से जो हमें खबर मिली है कि पासवान वोटरों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। वहां पर जेडीयू के सामने तो वो खड़े थे, लेकिन बीजेपी के भी जहां उम्मीदवार थे वहां पासवानों का वोट पूरी तरह से नहीं ट्रांसफर हुआ, वो वोट नहीं गया। तो ये अतिरिक्त वोट जो जुड़ा वो युवा तबके में खासतौर से, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं, तो एमवाई तो था ही जो उससे प्रभावित था। जो नए लोग जुड़े वो जाति के दायरे से हटकर भी थे, और जाति के दायरे में देखें तो जो कुशवाहा, पासवान, ये सारे जो वोटर थे वो जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से इसी ने बढ़त दिलाई है महागठबंधन को, क्योंकि हम जब भी बिहार की बात करते हैं। जी अमित, आप ऐड करना चाह रहे थे? जी मीनाक्षी, मैं एक चीज कहना जो एग्जिट पोल पर जो आंकड़े आए हैं तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े पाए जा रहे हैं, कुछ इसमें जैसे एक्सिस का हम दिखा रहे हैं, बाकी लोगों का भी दिखा रहे हैं, चाणक्य का भी दिखा रहे हैं, इनका अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो इनका देखा है कि बहुत सटीक भी साबित हुए हैं। लेकिन जो जमीन पर जो हमने देखा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि मुकाबला इतना इजी नहीं रहेगा, केक वॉक नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही गठबंधन के बीच एक कांटे की टक्कर नजर आएगी। कौन इसमें एज निकाल लेगा? एज वही निकाल लेगा जो बदलाव को उनको देने जा रहा है, यानी कि जो आपके वोटर्स है जिनको बदलाव देगा। लेकिन वो कांटे क्या है, इतना भी क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा था जमीन पर। दूसरी बात है कि जंगल राज का जो लगातार जिक्र किया जा रहा है, मैंने जब हर जगह पे जाके, चाहे बक्सर हो, सिवान हो, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो भोजपुर के दूसरे इलाके हो, गया हो, इन इलाकों में जाके जब मैंने यूथ से पूछा जंगल राज को आप समझते, जंगल राज को समझते, उनका यह कहना था कि जंगल राज था लेकिन अब नहीं है। इसका मैं सीधा एक उदाहरण देता हूं कि देश पर अंग्रेजों ने 300 साल राज किया, यहां पर इतनी यातनाएं दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा जो यूथ था जाके इंग्लैंड में जाके बस गया, वहीं पढ़ना है, सब कुछ करना, उसे भूल गए इन्होंने आकर हम पे राज किया था, हम पर यातनाएं दी थी। ठीक उसी तरह से जो यूथ है, यूथ ने देखा नहीं है, यूथ ने प्रेजेंट को देखा है और प्रेजेंट के ही तौर पर उसने, प्रेजेंट के आधार पर उसने अपना एक परसेप्शन बनाया है कि जंगल राज रहता होगा, लेकिन अब जंगल राज नहीं है। और हमें जो बदलाव दिखता है तेजस्वी में दिखता है,
चाहे वो जंगल राज की बात करें और कोई भी बात करें। तो ये जो आप फैक्टर है, ये जो साइकोलॉजी है इंसान की, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो वोटर है इंसान, जब वोट करता है तो साइकोलॉजी मायने रखती है। जी, एग्जिट पोल में तेजस्वी की जो जीत दिख रही है उसमें MYY फैक्टर, मुस्लिम यादव यूथ फैक्टर है, ये आपने देखा। एक और बड़ी बात और स्पष्ट होती है एग्जिट पोल के आंकड़ों से निकलकर जो सामने आती है, वो ये कि बीजेपी का सवर्ण वोट एकजुट है, उसमें कोई बिखराव नहीं हुआ है। बिहार में वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ वोटर्स को बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, ये वो वोट बैंक है जो 24 से 25% तक है और 60 सीटें ऐसी है जहां पर इनकी भूमिका निर्णायक भूमिका होती है जो जीत और हार को तय करती है। और इस वोट बैंक के सहारे बीजेपी ने नीतीश के बिना भी 2015 में 53 सीट जीती थी और इस बार भी एग्जिट पोल का एवरेज ये बताता है कि बीजेपी 50 से 55 सीटें जीत सकती है, यानी बीजेपी का सवर्ण वोटर इंटैक्ट है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप ये बार बार नोट करिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी का सवर्ण वोटर इंटैक्ट है। कितनी सीटों पर देखिए वोटर्स, सवर्ण वोटर्स अहम है, उसमें है 60%। 60 सीटें ऐसी हैं। 2015 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी उसमें हमने आपके सामने रख दिया, आंकड़ा 53 का है। और अगर वहीं बात करें 2020 के एग्जिट पोल की तो 50 से 55, यानी इतना तो साफ है अजय कि हम ये जो अपर कास्ट की बात कर रहे थे, फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे थे, इनका वोटर बीजेपी में अपना विश्वास रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप बिहार में किसी से भी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी इस इमेज को बिहार में लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश नहीं की। बिहार के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने कभी भी अपनी भूमिका बड़ी नहीं बना पाई और वो बिहार में बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत भी नहीं है। दरअसल बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि शायद अपने नाम पर बहुत ज्यादा वोट इकट्ठा भी नहीं कर सकते। वो इतने लोकप्रिय नहीं है क्योंकि लोगों के दिमाग में वो टॉप ऑफ द माइंड में है ही नहीं। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बिहार में सिर्फ नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, किसी भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता की चर्चा न के बराबर होती है उनके सीट या आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह समस्या सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो पंजाब में भी यही स्थिति है, दिल्ली में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति अब उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी जमीन स्तर पर नेताओं को बड़ा और मुखर स्वरूप देना जरा कम किया है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। अगर इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू का साथ छोड़कर खुद अपने दम पर चुनाव में प्रवेश किया होता और जिस तरह से 2015 का एक जबरदस्त कैंपेन हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी का, अगर वही स्तर इस बार भी दिखाई दिया होता तो शायद आज हम अभी तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहे होते। हम शायद यह बात कर रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बिहार में न सिर्फ अपने पैर जमा लिए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को एक विस्तृत और स्थापित पार्टी के तौर पर सामने रख दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना होगा कि क्या स्थानीय नेताओं को आगे न बढ़ाकर और उन्हें पूरी जगह न देकर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक बहुत स्ट्रेटेजिक गलती की है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं 10 तारीख को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस पर जरूर विचार कर रही है। सौरभ, क्या चेहरों की कमी है बीजेपी के पास या उतना प्लेटफॉर्म नहीं है? इस प्रोग्राम के बीच में एक बार आपने कहा था कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं मुस्कुरा भी इसी बात पे ही रहा था। आपने कहा कि अगर नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरा होता तो क्या एनडीए की परिस्थिति अलग होती। मैं आपसे पूछता कि बताइए एनडीए के पास दूसरा चेहरा है कौन? बीजेपी के पास आप किसी एक नेता का नाम ले लीजिए जो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट वो कर देते और आपको लगता है कि वो बाजी मार लेते। अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा कोई नेता है नहीं। बीजेपी ने ये चूज किया है कि वो सेकंड फिडल प्ले करेगी बिहार के अंदर, पंजाब की तरीके से जूनियर पार्टनर की तरह वो चुनाव में गई। उन्होंने माना, उन्होंने ये पहले ही दावा कर दिया कि चाहे किसी को कितनी भी सीटें मिले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की शर्तों पर भाजपा ने ये चुनाव लड़ा है और ये उनकी मजबूरी भी थी और कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स भी थी नीतीश कुमार की, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये मजबूरी भी है बीजेपी की कि आपको एक पार्टनर बिहार के अंदर चाहिए। गठबंधन की वहां पर राजनीति होती है और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे, सौरभ, एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तब तो बीजेपी शायद अब अपना चेहरा भी बनाने की वहां कोशिश करेगी, सिंगल पार्टी के तौर पर वहां लड़ने की कोशिश करेगी। अमित, क्या ये रिव्यूज भी मिलते हैं आपको?
देखिए मीनाक्षी, जो हमने मुद्दा उठाया है ना कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और क्या बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो क्या होता। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी मीनाक्षी की पहली बार उनको एक ऐसा चेहरा उनके सामने होना चाहिए जो चेहरा सवर्णों को भी अपील करे और जो पिछड़ों को भी अपील करे। क्योंकि देखिए बिहार में कास्टिज्म है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, ये सब जानते हैं। और अगड़ी जाति अपने में रहती है, पिछड़ी जाति अपने में रहती है। अगर इनको कोई मिलाने वाला चाहिए तो एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा, क्योंकि बीजेपी का जो ज्यादातर वोट बैंक है वो अगड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं। तो उनको पहले तो एक ऐसा लीडर चूज करना पड़ेगा जो हर जगह पे हर किसी को अपील करे। दूसरी बात, अगर बीजेपी कोई अपने अगड़ी जाति का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा करता है या फिर चले वैश्य से किसी को खड़ा कर देता है, ओबीसी से किसी को खड़ा करता है, पिछड़ी जाति उसके साथ नहीं आएंगे। आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि वहां तक जाने के लिए सिर्फ एक ही चेहरा है जो अभी तक जिसने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, मोदी। क्या सिर्फ मोदी के नाम से आप जीत सकते हैं चुनाव? नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर लोकल इश्यूज तो चाहिए ना। लोकल इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा? वहां बहुत छोटी वहां पर हर रीजन में अपनी अपनी एक परेशानियां हैं। अगर अच्छा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक ऐसा चेहरा चाहिए, तो एक मुद्दा है, नीचे आएंगे तो एक अलग मुद्दा है। कैसे आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो अगड़ी और पिछड़ी जातियों को एकजुट कर सके, और वो चेहरा नीतीश कुमार के तौर पर हमेशा से रहा है। नीतीश चंद्रा, हमने देखा कि कुर्मी वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है, सवर्ण वोट बैंक रहा है, बीजेपी का वोट बैंक, और दोनों मिलकर ये ताकत बनाते थे एनडीए की। लेकिन इस बार ये ताकत कमजोर क्यों हो गई? देखिए, ये सही है कि नीतीश कुमार जो है वो अति पिछड़ी जातियों में उनकी अच्छी पकड़ है। और आप यदि शुरू से थोड़ा और पीछे जाकर देखें कि लालू यादव से सत्ता जब उन्होंने ली थी तो उसकी सबसे बड़ी यही वजह थी कि अति पिछड़ी जातियों का वोट उन्होंने तोड़ लिया था, फिर इसको बनाए रखा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो 2015 का है। 2014 में नरेंद्र मोदी की देश भर में लहर थी, 15 में जब लालू के साथ आते हैं तो सत्ता उनके पास चली जाती है। इसलिए चली गई क्योंकि नीतीश के साथ अति पिछड़ी जातियों का वोट उधर चला गया। और अब जब नीतीश बीजेपी के साथ हैं तो अति पिछड़ों का जो भरोसा है वो नीतीश के साथ जुड़ा हुआ है। ये सही है कि बीजेपी ने भी अपनी पैठ बनाई है, लेकिन नीतीश कुमार की पकड़ जो है अति पिछड़ी जातियों में अच्छी है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी पूंजी है उनकी। यही बात कि इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले सवर्णों की आप बात कर रही थी, जरूर बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन सवर्णों का वोट इस बार काफ़ी बटा है। और मैंने देखा है कई सीटों पर ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां सवर्ण जाति के जो वोटर हैं उन्होंने, यदि कोई बीजेपी का बागी उम्मीदवार है तो उसको वोट दे दिया। पटना में एक सीट है विक्रम की, बीजेपी की जो सिटिंग सीट थी वहां पर इस बार टिकट बदल दिया गया। जो निर्दलीय खड़े हुए वो भी भूमिहार थे और सिटिंग भी भूमिहार थे, भूमिहारों का वोट बट गया। तो सवर्णों का वोट जो है बागी उम्मीदवार के तौर पर या एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, कांग्रेस के उम्मीदवार पर साफ तौर पर बटता दिखा है। पीसीआर से आदेश आ गया कि केवल मेरे पास 30 सेकंड ही है। अब मैं क्लोजिंग कमेंट अजय आपसे और सौरभ आपसे चाहती हूं। अजय, देखिए, बड़ा मुश्किल चुनाव है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा कि मैं कल से कह रहा हूं, निर्णायक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्लियर होगा। हम जो बहुत हंग असेंबली की बात या बहुत कॉम्पिटिटिव चुनाव की बात कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार में चाहे हम छात्र आंदोलन की बात करें, चाहे हम जेपी मूवमेंट की बात करें, हमेशा एक अग्रणी सोच रही है। तो मेरी सोच तो यही कहती है और मेरी समझ यही कहती है कि जो भी नतीजा आएगा वो डिसाइसिव होगा। सौरभ, बड़ा मुश्किल सवाल है मीनाक्षी। मैं भी यही कहूंगा कि अगर तो नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है तो फिर कोई ये फंसा हुआ या इतन बट का चुनाव नहीं है, फिर कोई हंग असेंबली का सवाल नहीं है, फिर ये बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर वाकई में ऐसी कोई लहर नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ तो फिर ये किसी भी ओर जा सकता है। और अगर जो क्लोज सीट्स होंगी 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, ये अनुमान है, वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है। और हम सब जानते हैं कि अगर हंग असेंबली जैसी परिस्थिति होती है या अगर महागठबंधन को अपने दम पर 122 से ज्यादा नहीं मिले तो फिर ये एनडीए की और बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपने दम पर मेजॉरिटी जुटा सकती है। चलिए, ये तो चर्चा का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते, और फिर नतीजों के बाद फिर एक अलग चर्चा का दौर शुरू होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, सौरभ, अमित और नीतीश हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल।